हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस गुरु हब में। आज मैं आपको बताने वाला इरोटेरिया की तरफ से आने वाली एनसीईआरटी का जो 6 to 12 का ऑब्जेक्टिव बुक आया है उसके बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे इस बुक का नाम है ऑल आउट। क्या नाम है? ऑल आउट। आज मैं इस बुक में जो इतिहास का सेक्शन है, हिस्ट्री का जो सेक्शन है, मैं पूरा करवाऊँगा, जिसमें 6 क्लास का 80 क्वेश्चन है। वो मैं 80 क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 क्लास में जो आपको 6 क्लास है वहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के पास कि क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो ये पाकिस्तान में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? पाकिस्तान में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा था? सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा था? ईरानी और यूनानी ने कहा था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया? पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत, प्राकृत, तमिल, ये तीनों भाषा में लिखा गया। आते हैं अब चौथा नंबर क्वेश्चन पे। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बड़े आकार के कारण। सही बात है। समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों के बटे होने के कारण। सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, पांडुलिपियों का महत्व क्या है? प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों का चर्चा। सही है। राजाओं के जीवन की चर्चा। सही है। धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा। सही है। स्तंभ लेखन की चर्चा। सही है। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, बुर्ज होम आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। सही है। पुरातात्विक को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली थी। सही है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, संभावित रूप से सबसे पहले गेहूं, जौ को उगाना और भेड़ बकरी पालन करना ये मेहरगढ़ में हुआ था। ये सही। ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 12,000 साल पहले घास के मैदान क्यों बनने लगे? तो यहाँ पे पेड़ पौधे कटने के कारण गलत है। उपजाऊ भूमि के कारण गलत है। कृषि की अधिकता के कारण गलत है। यहाँ ऑप्शन डी सही है, जलवायु परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। औजार पॉलिश किए जाते थे। सही है। इस अवधि के ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किए जाते थे। सही है। ऑप्शन सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्रह के रूप में एक जगह दूसरी जगह क्यों घूमते थे? प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक एक जगह दूसरी जगह क्यों घूमते थे? एक जगह घूमने के कारण वहाँ के फल जानवर खाकर समाप्त कर देते थे। शिकार ढूंढने के कारण, मवेशी चारा ढूंढने के कारण, मौसम बदलने के कारण। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस समय पत्थर के औजार माइक्रोलिथ कहा जाता था। एकदम सही है। पत्थर के औजार आकार बड़े थे। गलत है, छोटे थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। गलत है, उपस्थित थे। तो ऑप्शन सी यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के कारण क्या परिणाम था? हड़प्पाई नगरों के लोग ने छोड़ दिया था। सही है। मोहरों लेखन बाटों का प्रयोग बंद। सही है। कच्चे माल का आयात घट गया। सही है। नई बस्तियों की संख्या बढ़ गई। सही है। ये चारों ऑप्शन सही हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलिए आगे, आपको क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। तांबा का आयात स्थान कहाँ से था? तांबा का, टीन का, सोना का, ये सब आयात कहाँ से था? तो तांबा का राजस्थान से, टीन का अफगानिस्तान से और सोना का कर्नाटक से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। हड़प्पाई सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 14,
हड़प्पाई सभ्यता के अंत में इतिहासकारों को क्या क्या अटकलें लगाई? नदियाँ सूखने के कारण, जंगल विनाश होने के कारण, सही है। चारागाह समाप्त होने के कारण, सही है। बाढ़ के कारण, सही है। शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। तो सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता कहाँ अवस्थित है? हड़प्पा सभ्यता कहाँ अवस्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है? महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, निम्न में से अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? तो निम्न में से अग्निकुंड कालीबंगन सही है, हड़प्पा नहीं, लोथल सही है, मोहनजोदड़ो नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? क्वेश्चन नंबर 18 में हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? विशाल स्नानागार, अन्नागार, योजना नगर, पकाई ईंटों, ये सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, इनाम बाग गांव के प्राचीन स्थल के संबंध में ऑप्शन को आपको चुनना है कि कौन सा बिल कौन गलत है। यह घोर नदी तट के अवस्थित एक पुरातात्विक स्थल भीमा नदी की सहायक नदी है, एकदम सही है। इस स्थल में लगभग 3600 से 2700 पूर्व प्राचीन मानवों का निवास है, एकदम सही है। इस स्थल में दफनाने की समान प्रथा अंतर्गत बेशकों को जमीन में सीधा लिटाया जाता था, उनका सिर दक्षिण दिशा में होता था, गलत है, दक्षिण नहीं उत्तर दिशा में होना चाहिए। तो 1 और 2 यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपको 1 और 2 ए है। अब आप आगे पे आ जाते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। ऋग वैदिक काल में दासों का व्यवहार कैसा था? ऋग वैदिक काल में दासों का व्यवहार कैसा था? उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति मानी जाती थी, एकदम सही है। उन्हें राजा बनने का अधिकार प्राप्त था, नहीं, गलत है। उनके काम के लिए ऊंची मजदूरी दी जाती थी, गलत है। उन्हें कठिन काम करने की छूट प्राप्त थी, गलत। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, ऋग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन चुनना है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, सत्य और असत्य बार बार पूछा जाता है। राजा के पास लोगों को एकत्रित कर करने की शक्ति थी, मतलब कर लेने की शक्ति थी। राजा के पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, ये दोनों गलत, ये दोनों गलत है। तो इनमें से ऑप्शन डी। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, महापाषाण में मृतकों की विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, जिसे क्या कहते थे? तो वो कहा जाता था काले और लाल बर्तन। कौन से बर्तन होते थे? काले और लाल बर्तन। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, कथन और कारण के बारे में पूछा गया है। बहुत आज के डेट में ये क्वेश्चन आते हैं। महाजनपद के शासकों को संसाधन जुटाने की नियमित अधिकारी नियुक्ति शुरू की। जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर, आधिकारिक दान, विशाल बर्तन और बड़ी अस्थायी सेनाओं का रख रखाव की संसाधन की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया सही कौन है? तो सही ऑप्शन नंबर ए है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या है, आर ए की व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं, सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा जिसके बाद उसके सैनिकों ने आगे पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया? वो ब्यास नदी के पास पहुंच के आगे नहीं बढ़ पाया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि बज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने के लिए किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया? किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया? महिलाओं तथा, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, महिलाओं, दास और कर्मकार को बाहर रखा गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ निकाय में। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, उत्तर वैदिक काल सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों पढ़ने
अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। ये सही बात है, नहीं दी गई थी। अब वर्णन व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी, एकदम सही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हल का फाल अब लोहे के बनने लगे थे, तो हल के फाल ये एकदम सही है। धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया था, ये गलत है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है चित्रित धूसर माद्रभांड का किया जाता था, माद्रभांड का किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था, सही बात है, ये एकदम सही है। इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था, तो ये गलत है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आ जाते हैं आगे 31 नंबर क्वेश्चन। जनपद का क्या अर्थ है? जनपद का क्या अर्थ है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जन के बसने की जगह, जन के बसने की जगह, ऑप्शन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है महाजनपद उद्दर्भ लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? महाजनपद उद्दर्भ लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? तो ये हुआ था 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है भारतीय दर्शन की शाखा और उसके संस्थापक को मिलाइए। वैश्विक कनाद से, योग पतंजलि संस्थापक थे, सांख्य कपिला, अपूर्व मीमांसा जैमिनी। तो ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे डी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आप देखेंगे पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया, सही बात है। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना, परंतु व्यंजनों को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया, ये गलत बात है, ये गलत बात है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बस यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि सही और गलत पूछा है क्या, ये ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिए थे वो दिए थे सारनाथ में, प्रथम उपदेश। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है बुद्ध की शिक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बुद्ध ने दुख का कारण त्रिंसा मतलब लालसा, लालच बताया, सही है। उन्होंने कहा आत्मसंयम अपना कर मनुष्य लालसा से मुक्त पा सकता है, मुक्ति पा सकता है, यह भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उपनिषद, क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है उपनिषद का सही अर्थ क्या है? तो उपनिषद का सही अर्थ है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की? तो अभी बताए हैं, ऑप्शन नंबर सी पाणिनि ने। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो ऑप्शन नंबर सी प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैन धर्म, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, एकदम सही है। साधारण किसान वर्ग के जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बस यहाँ पे देखना कि सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किन ग्रंथ में मिलता है? संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? विनय पिटक में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 में आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है?
तो यहाँ पे नहीं है, तो नहीं वाला हमको देखना है। यहाँ सत्य नहीं पूछा है। संघ के पुरुष और स्त्रियों को रहने के लिए अलग व्यवस्था थी, ये सही है। सभी व्यक्तियों को संघ में प्रवेश ले सकते थे, सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, सही है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति आवश्यक होती थी, ये गलत है। वो अपने माता पिता से नहीं, अपने पति से। क्वेश्चन नंबर 43 आते हैं। महायान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, सही है। इन्होंने बौद्ध धर्म की मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। बौद्धिस्ट तत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, गलत है। बौद्धिस्ट तत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थी, सही है। वे भारत के बाहर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया काफी लोकप्रिय थे, सही है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा बी। 45 नंबर क्वेश्चन है। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना कौन किए थे? तो वो किए थे अश्वघोष। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, बौद्ध प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशियान भागों में फैला हुआ था, सही है। इनके क्षेत्रों थेरवाद बौद्ध धर्म आरंभिक रूप से कहीं अधिक प्रचलित था, सही बात। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। 47 नंबर क्वेश्चन नंबर 47 है। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था, वो कहलाता था परिदक्षिणा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है। साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्याएं थी जिन्होंने अशोक को परेशान किया और उन्हें धर्म प्रचार के लिए प्रेरित किया? वे विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी संग्रह, दासों और सेवकों के साथ दुष्व्यवहार, परिवार और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े। तो ये सभी सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। यह एक विशाल सुंदर नगर, यह एक विशाल प्राचीन घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्ज, 64 द्वार, यहाँ 2 से 3 मंजिला मकान ईंटों से बने हैं। पाटलिपुत्रा भव्यता वास्तुकला का वर्णन है। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस प्राचीन यात्री ने लिखा था? तो ये लिखा था मेगास्थनीज अपने इंडिका पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान करों और नजरानों के बीच अंतर सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है? कर दृश्यमान थे, नजराना अनिवार्य था, गलत है। कर भौतिक वस्तुएं थी, नजराना पूरी तरह नगद, गलत है। कर नियमित थे, नजराना अनियमित थे, और कमोबेश स्वेच्छा से दिया जाता था, ये सही है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। मौर्य साम्राज्य निम्नलिखित में से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया आने जाने की प्रमुख मार्ग कौन सा था? मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और एशिया आने जाने के लिए प्रमुख मार्ग थे? तो वो था ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम चयन करें। तो सही क्रम है, पहले ऑप्शन नंबर सी है, जो हिंद यावन, शक, हिंद पार्थियन, कुषाण, ये 4 जो क्रम वाइज आए थे वो भारत में आक्रमण करने। अब क्वेश्चन नंबर
55 देखेंगे, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इन अधिकारियों को नाम जाना जाता था ऑप्शन नंबर डी, महामात। महामात कहते थे इनको। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिन्होंने अभिलेखों द्वारा तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। सही बात है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में थे, ये गलत है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया, ये सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखेंगे 1 और 3 किसमें है? सी में, ये सही है। 57 नंबर, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो कंधार, ब्रह्मगिरी, जौगर, गिरनार, अलुमनी, ये सभी जगह पे हुए हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 कहता है, अशोक धर्म पर विचारों के प्रसारित के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? तो निम्न में से अशोक ने जो प्रसारित करने के लिए विचार को कहाँ भेजा था? सीरिया भेजा था, सही है। मिस्र सही है, श्रीलंका सही है, सभी जगह। 59 क्वेश्चन कहता है, मौर्य साम्राज्य के अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? मौर्य साम्राज्य में कौन सा पद दिया जाता था? उनको राज्यपाल, गवर्नर का पद दिया जाता था। ऑप्शन नंबर 60 देखेंगे, भारत प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास कडेसियर और अधिमई शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शाने के लिए किया गया था? तो वो किस श्रेणी को दर्शा रहे थे? समुद्री व्यापार की संचालन, व्यापारी संघ, कर संग्रह उत्तरदायी, भूमिहीन दास या उन्नत सिंचाई प्रणाली। तो ये था भूमिहीन, कृषि मजदूर और दास के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, संगम मुमनेदार द्वारा धन और संपत्ति एकत्रित करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे हर महीने कर वसूलते थे, गलत है। वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय वे उपहार और भेंट लेते थे, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है, सिल्क रूट का नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था? तो सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था? कुषाण वंश था। कौन था? कुषाण वंश था। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि रोमन साम्राज्य में भारत किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो रोमन साम्राज्य में जो सबसे अधिक जो मांग थी वो थी काली मिर्च की। सबसे अधिक मांग किसकी थी? काली मिर्च की। ऑप्शन नंबर सी। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संगम साहित्य निम्नलिखित में से तमिल भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब शुरू हुआ? उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 3000 साल वर्ष पहले शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? तो दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहन कहे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? निम्नलिखित में से कुषाणों कौन रही है? मथुरा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, आरिकमेडु नामक प्राचीन पत्थर निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो आरिकमेडु कहाँ अवस्थित है? तो वो पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, आहत सिक्के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहत सिक्के, तो यहाँ पे आहत सिक्के समानतः आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार होते थे, गलत है। आहत सिक्के समानतः ढाल कर बनाए जाते थे, ये सही है, ये सही है। तो केवल 2 बी नंबर ऑप्शन में देखेंगे। मथुरा के अभिलेख निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है? तो मथुरा उल्लेख में किसका उल्लेख मिलता है? तो देखेंगे सुनारों का, लोहार और बुनकर का, टोकरी बुनने वाला, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी थे। सुनार, लोहार, टोकरी बुनने वाला सभी थे। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, प्रशस्ति का
अर्थ क्या है? प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करने वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था? तो समुद्रगुप्त के नीतियों का जो वर्णन किए थे वो किए थे हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणा पथ की शासकों की संख्या 9 बताई है। कितनी बताई है? ऑप्शन नंबर डी। विक्रम संवत 74 नंबर क्वेश्चन, विक्रम संवत की शुरुआत किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो विक्रम संवत की शुरुआत जो देखा जाता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी तट पर किसने रोका था? तो हर्षवर्धन को रोकने वाला पुलकेशन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, पुलकेशन द्वितीय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं के बारे में पूछा है तो हमको वो देखना है। ऐहोल शिलालेख पुलकेशन द्वितीय का विजय का वर्णन करता है, तो ये सही है। हमको सही नहीं चुनना, गलत चुनना है। गुप्त के खिलाफ लड़ाई उनकी मृत्यु हो गई थी, ये गलत है, तो गलत ही चुनना था, तो मिल गया ऑप्शन नंबर बी। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली या महरौली के लौह स्तंभ में निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र मिलता है? तो निम्नलिखित में जो शासक का जिक्र मिलता है इसमें 77 में चंद्र। ऑप्शन नंबर ए किसका मिलता है? चंद्र का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? गलत है। तो यहाँ आर्यभट्ट सही है। मणि मेखलई इल्लांगो ये गलत है। मेघदूत कालिदास, शिल्पद्दिकारम इलांगो ये सही है। मणि मेखलई सतनार ने लिखा था। किसने लिखा था? सतनार ने। तो ये गलत है, यहाँ पे यही गलत चुनना था हमें। चलिए आज का 79 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शब्द और अर्थ यहाँ पे देखना है। तो मंजूषा अवशेष का मूल्यवान वस्तु को रखने का पात्र है, ये पहला बोला गया है। परिदक्षिणा, क्योंकि नहीं के बारे में पूछा है। परिदक्षिणा पथ स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने हेतु मार्ग थे। तीसरा, वेदिका गर्भगृह के ऊपर शिखर तोरण स्तूप और वेदिका का अलिखित प्रवेश द्वार। तो यहाँ सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 गलत है, गर्भगृह के ऊपर शिखर, यही गलत है, बाकी सब सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर है 80 देखते हैं। महाबलीपुरम आकस्मिक मंदिर के बारे में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार करें। इन मंदिरों का निर्माण एक विशाल चट्टान को तराशकर किया गया था, तो एकदम सही है। इनके निर्माण नीचे से ऊपर की ओर पत्थरों जोड़कर जोड़ा जाता था, तो ये गलत है। और ऑप्शन नंबर 3, ये ईंट निर्मित मंदिरों द्वारा पद्धति दृष्टि से भिन्न थे, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए गए सभी 80 क्वेश्चन हिस्ट्री के आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी मैंने बताया आप कुछ सीख पाए होंगे। अगर आप सीख पाए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।